अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़रहट पाकिस्तान। जैसे हमने कल जिक्र किया था, कोशिश हमारी अब यही होगी कि हम नेशनल असेंबली के जो हलके हैं उन्हीं पर फोकस रखें अब से लेके इलेक्शन तक। इंशाल्लाह अगले हफ्ते हम फील्ड में होंगे, वहीं से कोशिश होगी कैंडिडेट से भी बात करें और लोगों की जो बात है, जो ज़ुबानी खल्क का जो पैगाम है, वो तो हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको दिखाएं। कल भी हमने दिखाया, आज भी हम NA-47 जो शहर इक़्तिदार का हल्का है, ये हल्का जो है वो उसमें सेक्टर्स हैं, H8 है, I9 है, H9 है, G8 वगैरह है, और दूसरी तरफ ये तुमेर, चिरा और फराज से होता हुआ रावल चौक और सोहान तक की हलकों पर ये मुश्तमिल है। इसमें हम इससे पहले कि इसकी तफसील में जाएं, दिलचस्प आपको दो बातें बताते चलें। आज के हवाले से चौधरी सरवर, जो आपको याद होगा कि PTI के दौर में गवर्नर थे, उससे पहले वो PML ही को ज्वाइन करके वो UK से यहाँ आए थे, पाकिस्तान की सियासत को ज्वाइन किया। और ये हम कहेंगे कि वो रोशन ख्याल है उनकी, जब जो गवर्नेंस की तरफ उनकी सोच है, बड़ी तगड़ी उनकी सोच है। लेकिन बड़े मज़े की बात है कि उन्होंने अपनी सियासी जो ज़िंदगी पाकिस्तान में गुजारी है, उसमें उन्होंने हैट्रिक नहीं बल्कि हैट्रिक प्लस किया। उन्होंने अभी हाल ही में कुछ ही दिनों पहले, कुछ हफ्तों पहले उन्होंने PMLQ ज्वाइन की थी, बड़े ज़ोरों शोर से ज्वाइन की थी, और लग रहा था कि ये PMLQ में जाके कोई बहुत एक ओहदा लेंगे और कोई उस पार्टी को किसी तरफ लेके चलेंगे। लेकिन आज हमने देखा कि उन्होंने तय किया कि वो सफ़र जारी रखना चाहते हैं अपनी सियासत का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में। तो आज उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी ज्वाइन की है, और उन्होंने आज जो एक जलसा था बिलावल भुट्टो का, उसमें उन्होंने खिताब भी किया। तो ये जैसे हमने कहा, चौधरी सरवर साहब ने हैट्रिक प्लस किया पाकिस्तान की सियासत में, यानी कि पार्टियों को बदलने में। अच्छा, दूसरी जो आपको हम दिलचस्प बात बताना चाहते हैं, इत्तेज़ाज़ एहसन साहब जो हैं, जिनके बारे में इनके बहुत करीबी दोस्त और लग रहा था आइडियोलॉजिकल क्लोज फ्रेंड, क्योंकि PTI के हवाले से इन्होंने और सरदार खोसा साहब ने काफ़ी एक पुरजोर एक पोजीशन ली हुई थी। और खोसा साहब ने ये भी बताया था, पब्लिकली आगे कहा था कि मैं आपको बड़े वसूख से कहता हूँ कि इत्तेज़ाज़ एहसन साहब भी PTI ज्वाइन करेंगे, मेरे साथ ही होंगे। लेकिन उनको गलत साबित किया इत्तेज़ाज़ एहसन साहब ने। इत्तेज़ाज़ एहसन साहब अपनी ओरिजिनल पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हैं, और आज उन्होंने जलसे को खिताब भी किया, जिसमें बिलावल भुट्टो वो जलसा कर रहे थे, और उस खिताब में उन्होंने कहा कि जी उन्होंने अपने सर सेहरा लिया ये अंडर 60 की पॉलिटिक्स के हवाले से। उन्होंने कहा कि मैंने, यानी कि इत्तेज़ाज़ एहसन साहब ने आसिफ अली ज़रदारी साहब को, वो कहते हैं, मैंने उनको ये तजवीज़ दी थी कि PPP बनाएं, यानी PP+P, और उसमें आप अंडर 60 के लोगों को लाएं तो बात बनेगी कि नौजवानों को हम अपनी तरफ करेंगे राग़िब। तो इत्तेज़ाज़ एहसन साहब ने अपना कोई हैट्रिक वगैरह नहीं, वो एक पार्टी ज्वाइन की है, उसी में अब तक हैं 40 साल बाद। लेकिन चौधरी सरवर साहब ने हैट्रिक प्लस किए। चलें अब चलते हैं हम जो आज का हमारा हल्का है, हम 49 के बारे में बात करते हैं नाज़रीन। थोड़ी NA-47 के बारे में बात करते हैं। कुछ बेसिक आपको इन्फॉर्मेशन दे दें। इस हल्के की कुल आबादी है 8,652,000 और रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद है 4,33,202। तो NA-47 के जो उम्मीदवार हैं 2024 के इलेक्शंस में, तारिक फजल चौधरी हैं, PMLN से ताल्लुक़ है, PTI के शुएब शाहीन साहब हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सैयद सब्तैनुल हैदर साहब हैं, इंडिपेंडेंट मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब हैं, और जमात इस्लामी से हैं काशिफ चौधरी साहब। ये जो हल्का है, इसके 2018 में उम्मीदवार थे शाहिद खाकान अब्बासी साहब, PTI से इमरान खान साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सैयद सब्तैनुल हैदर, और TLP से अब्दुल हफीज़ साहब। अच्छा, जो अहम बात है, दिलचस्प बात है, वो ये कि 2 प्राइम मिनिस्टर्स यहाँ से इलेक्ट हुए हैं, शाहिद खाकान अब्बासी साहब फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, और उससे पहले, और इमरान खान साहब, दोनों फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स जो इस हल्के से कंटेस्ट किए। 2013 के इलेक्शन में तारिक फजल चौधरी साहब PMLN से,
PTI चौधरी इलियास मेहरबान, पीपल्स पार्टी से मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर और जमात इस्लामी से ज़ुबैर फारूक खान साहब थे। तो ये उम्मीदवार जो कामयाब हुए थे 2013 में तारिक फजल चौधरी साहब और 2018 में इमरान खान साहब। अच्छा, इससे पहले कि हम जाएं जो कैंडिडेट्स हैं उनके पास, आपको हम चाहेंगे कि हम दिखाएं कि हमारी टीम ने जाके जो लोगों से बात की, वहाँ जो वोटर्स हैं उन्होंने क्या कहा, पार्टी जो है पार्टीज के बारे में सुनिएगा। अम्मा जी किसको वोट देना है? नवाज शरीफ का वोट उसी को देंगे जो हमारे पूरा उतरेगा हमारी तरफ। लोग भूखों से मर रहे हैं तो और क्या चाहिए। आप किसको दे रहे हैं वोट? इतनी महंगाई की है, किससे क्यों ना देने हैं, किसी को भी नहीं देंगे, किसी को भी नहीं हमने देना, किसी को भी नहीं देना। किसको वोट डाल रहे हैं? पीटीआई को। क्यों? वो ये सारे चोर है, हाँ ये सारे, इसलिए इनको नहीं डाले, सारे के सारे चोर है, खा गया सब कुछ। तो आपके हल्के में कैंडिडेट कौन है? जो भी हुआ पूरे पाकिस्तान में जहाँ भी मेरा वोट हुआ, जहाँ पे भी हुआ, पीटीआई को देना। भाई किसको वोट डाल रहे हैं? किसी को भी वोट किसको डाल रहे हैं? वोट नवाज शरीफ को। वजह जी अच्छे आदमी हैं और काम कर रहे हैं, तरक्याती काम उन्होंने किए हैं, मोटरवे बनाया है, एटम का उन्होंने किया है, इसकी वजह ये है, बहुत बेशुमार काम है उनकी। जी नवाज शरीफ को, काफ़ी गरीब आवाम का साथ किया है, अच्छा काम किया माशाल्लाह, तो हम सपोर्टर उनके ही हैं और हमारा माशाल्लाह उनके वोट जाएंगे और काफ़ी हमारे दोस्त हैं, ग्रुप है हमारे, इंशाल्लाह ताला हम नवाज शरीफ को वोट देंगे। वोट किसको डाल रहे हैं? वोट इंशाल्लाह खान। तो इस इलाके में कैंडिडेट कौन है? इसका तो पता नहीं, हमारे हल्के में है, कौन है आपके? हमारे हल्के में आफ्ताब शाह है, इमरान सलीम है। वो निशान तो नहीं है, बला तो नहीं है। भला भले ना हो। किसको वोट डाल रहे हैं? किसी को भी नहीं, क्यों? कोई काबिल ही नहीं है इस। वोट हम डालेंगे जी इंशाल्लाह टीएलपी को। तहरीक लेबैक। तो इस हल्के के मसाइल को, मसाइल एक हल्के के नहीं, पूरे पाकिस्तान के मसाइल हैं, कुछ समझे तो सही। तो आपको लगता है कि टीएलपी आके मसाइल का हल है? बिल्कुल, हमें तो लगता है, क्योंकि बाकी सबको आजमा के देखा है, पीटीआई को भी आजमा के देख लिया, आखिरी मोहरा था, नून लीग को 3 दफ़ा आजमाया है, पीपल पार्टी को, एमक्यूएम को, सबको आजमा बैठे हैं, लेकिन कोई भी नहीं है इस काबिल की जो मुल्क के हालात ठीक करे, फ़कत टीएलपी। वोट तो अब कॉम्पिटिटर को नहीं रह गया, जो असल पार्टी थी वो उसको धकेल कर पीछे कर रहे हैं ये लोग, ठीक है। बाकी क्या है, पर्चियाँ बांट लें आपस में और सब कुछ। इस टाइम जो अवाम है ना, वो यहाँ वो कहते हैं नक्को नक हो गया, ठीक है, अवाम जो है ना नक्को नक हो गई है, तो फ़ायदा कोई नहीं है। ये क्या है, अदालतें क्या इंसाफ कर रही हैं, सुप्रीम कोर्ट से जो उम्मीदें वाबस्ता थी वो भी ख़त्म हो गई, कानून तो कुछ रहा ही नहीं है यहाँ पर, ठीक है। जिसको दिल कर रहा है उठा रहे हैं, जिसके घर में घुस रहे हैं, कोई है ही नहीं है, ठीक है। तो बाकी जो है इन्होंने जो तय किया हुआ है वो कर लें, फिर पर्चियाँ बांटें और आपस में बांट लें। ये क्यों मुल्क और कौम का पैसा ज़ाया करना है इन्होंने। हमारी जमात अंदर है सारी, किसको वोट देना है, बाहर किसको देंगे वोट। तो आपके हल्के से उस जमात का कैंडिडेट तो है? कैंडिडेट तो है, इंशाल्लाह देंगे हम उनसे। किसको वोट डाल रहे हैं? इमरान खान को। बला तो ले लिया? बल्ला ले लिया, फिर भी जीतेगा इंशाल्लाह। हाँ, ये लोग इलेक्शन ठीक नहीं कर रहे ना, मुकाबला नहीं कर रहे, बुज़दिलों की तरह कभी बला ले रहे हैं, कभी जेलों में फेंक रहे हैं। ऐसे खुलेआम आके इलेक्शन करें तो अवाम वोट उनको ही देगी, इन डाकुओं को तो नहीं देगी। जी वोट किसको डाल? महंगाई तो इन्नी है, किसी कोई देंदा किसी ने कोई, या तो कोई किसी ने कोई रात को करे ना सौदा, तो फिर तो देना ही मजा ना है। तो जो हर बंदे पीसना है बेचारे ने, उन्हें की करना वोट दे के। तो या तो 2-2 लाख रुपया दे हाँ उन्होंने, 4-4 लाख दे उन्होंने, कोई उन्होंने भी कुछ बने, वोट डाला ने भाई जे कुछ दे ना कोई। पीपल पार्टी देंगे नहीं, जो सा में फायदा दे जी, जो सा में फायदा दे। पीपल्स पार्टी यानी फायदा दे जी। कितने लोग उसके पैसे ले रहे हैं बेनज़ीर के, तो नवाज शरीफ ने क्या दिया है, कुछ भी नहीं। उल्टा उसने महंगाई की है, कितनी महंगाई हो गई है, गरीब आदमी रोटी खा नहीं सकता। थैंक यू। वोट तो जो है वो एक ही जो है खान साहब को देंगे। और आप?
खान साहब को देंगे जरूर। बात तो जो है ना इस टाइम आवाम की बहुत बुरी हालत है। 2-3 टाइम की रोटी जो है ना गरीब आदमी से पूरी करनी बहुत मुश्किल है। ये तो जो है शहबाज शरीफ साहब कह रहे थे जी आप बस 2-3 साल लगाए उन्होंने, तो कह रहे थे मैं यूं कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन किया कुछ भी नहीं उन्होंने। मैं तो वोट नहीं दूंगा वैसे, क्योंकि फायदा नहीं है ना, जमात ही खत्म कर दी है, आज़ाद लोग हैं, ठीक है ना, तो उसका कोई फायदा तो नहीं लग रहा। यानी कि पहले से सेट है, किसने आना है, प्राइम मिनिस्टर किसने बनना है, तो आप भी जानते हैं, सब जानते हैं मीडिया वाले। नहीं, मेरे ख्याल में तो इतना गरीब मुल्क है, मेरे ख्याल में तो मैं तो इल्तिजा ही करूंगा कि ना ही करें तो बेहतर है। इतना खर्चा होगा, इतना ड्रामा। अच्छा मैं बताऊं कितने इलेक्शन हो चुके हैं, 1 मिनट, कितने इलेक्शन हो चुके हैं, उनमें कितने अच्छे इलेक्शन थे, उसको किसी ने नहीं माना। इस इलेक्शन को कोई मानेगा तो फिर पैसा ज़ाया करने की क्या जरूरत है? किसी को भी नहीं अभी दे वोट नून लीग को जी, काम को दे रहे हैं। हम तो नाम को नहीं देते वोट, काम को वोट देते हैं, और काम को देनी चाहिए, और जिसने काम किया उसको क्रेडिट देना चाहिए। हाँ डालने हैं नवाज शरीफ को। नवाज शरीफ को वोट डालेंगे? हाँ नवाज शरीफ को। इंशाल्लाह खान को। किसको वोट डालेंगे? तरीके लब्बई को। तो मसाइल क्या है? यहाँ मसाइल तो बहुत सारे हैं, जो है ना गैस नहीं होती, बिजली नहीं होती, जो नॉर्मल पाकिस्तान में मसाइल चल रहे हैं वही हैं, बाकी तो कोई नहीं है। किसको डाल रहे हैं वोट? मैं PMLN को डाल रहा हूँ, मुस्लिम लीग को। क्यों? मुस्लिम लीग एक उनका एक विजन है, उनका मैनिफेस्टो हमने देखा है, और वैसे भी मुस्लिम लीग का एक पास्ट है कि वो जो अपना मैनिफेस्टो लेके आते हैं उसके मुताबिक काम करते हैं। जैसे कि हमने देखा कि 2013 के उनका जो मैनिफेस्टो था उसमें लोड शेडिंग थी, और टेररिस्ट पीस का उनका था कि हम पीस इंश्योर करवाएंगे। इसके अलावा फॉरेन इन्वेस्टमेंट थी, CPEC जैसे हमारे पास प्रोजेक्ट आए हैं, तो आई थिंक कि PMLN इज़ द बेस्ट चॉइस फॉर राइट नाउ जो अभी चल। तो चौधरी साहब इस हल्के में काम करवाते हैं? जी ऑब्वियसली उन्होंने बहुत सारे काम करवाए हैं। इसके अलावा भी देखा जाए तो वैसे ओवरऑल मैं PMLN को, मियां नवाज शरीफ साहब को वोट देना चाहता हूँ। हल्के में जो इस्लामाबाद का NS47 है, न सिर्फ ये शहरी इलाका है बल्कि एक बड़ी तादाद यहाँ पर दही इलाके पर मुश्तमिल है, और यकीनन दही इलाकों में आपको मालूम है कि इस्लामाबाद की दही इलाके इस वक्त पसमानदगी के जो है वो बदतरीन मिसाल बन चुके हैं, और इसी तरह पानी का एक बहुत बड़ा मसला पाया जाता है। फिर गैस की जगहों पे अभी तक गैस की सहूलत इस्लामाबाद में शहर वफाक का हिस्सा होते हुए गैस की सहूलत मौजूद नहीं है। अभी तो सोचा नहीं है, इंशाल्लाह किसी न किसी को देंगे। तो अभी फैसला ही नहीं किया? 8 फेब को इलेक्शन है। इलेक्शन में इंशाल्लाह देखो किसका नंबर निकलेगा, लेकिन इमरान खान का नहीं निकलेगा। मुल्क को दिवालिया कर दिया, उन्होंने रोना शुरू कर दिया, आज मुल्क का दिवालिया निकल गया, चोर खा गए। चोरों को हमने तो नहीं पकड़ना था, चोरों को तो हुकूमत ने पकड़ना था। हम इंशाल्लाह अगर कोशिश हुई तो नवाज शरीफ को वोट देंगे। शेर को जी। क्यों? मर्जी साड़ी जी है, ये अच्छा काम किया शेर ने मुल्क दे विच। अच्छा हाँ जी, इमरान खान ने किया, महंगाई थे सारा कोई बेड़ा गर्क करता मुल्क का। नवाज शरीफ को। वही हम किसी को भी नहीं देते, सारे चमड़ी उतारने वाले लोग हैं। वोट किसको दे रहे हैं? नवाज शरीफ साहब को। उसने बहुत अच्छे काम किए हैं, उसने मुल्क के लिए वो काम किया जो कोई लीडर नहीं कर सका। उसके साथ बहुत ज्यादती हुई है, उसको निकाला गया है, जबरदस्ती निकाला गया इस मुल्क से, ठीक है। अल्लाह ताला ने उसको दोबारा लाया है। हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला उसको लंबी जिंदगी दे। देखो इमरान साहब जब आया, मैंने खुद इमरान को वोट दिया, मैं नवाज शरीफ का आदमी हूँ, मैंने इमरान को वोट दिया है। उसने किया क्या है, 4 साल में अंदर और बाहर ही करता है। उसके बाद उसने बोला 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, 2 करोड़ उसने मकान गिराए कराची में। उसने बोला 50 लाख मकान बना कर दूंगा, 50 लाख मकान उसने गिराए, हमारे गांव में गिराने वाला था। जब सीटीओ की चली की मशीनरी को 100 गाड़ियाँ, हम गांव वाले सब इकट्ठे होकर हम पहले हमको मारो, ये सीटीओ की जगह थी तो पहले आप किधर थे। इमरान साहब ने यही काम किया कि 4 साल में इनको अंदर को दबा कर, ये चोर है, ये बस चोर है। यार ये कौन सा शाद है, तब ये कौन सा शाद है। वोट तो मैं अपने आप को ही दूंगा, वैसे इस काबिल है नहीं कि किसी को वोट दिया जाए। आप किसको? इंशाल्लाह न्याजी को, इंशाल्लाह, और PTI को जाएंगे। आप किसको? तहरीक लब्बैक को। और आप? तहरीक लब्बैक पाकिस्तान इंशाल्लाह। आपके हल्के से कौन है कैंडिडेट? हमारे नाफिस खावर इखलास साहब हैं। जमात इस्लामी, हल सिर्फ जमात इस्लामी। आपके हल्के के मसाइल? मसला इस तरह नहीं बना हुआ पूरा पाकिस्तान, गैस के इशू, बिजली के मसाइल, और ये सारे करप्ट लोग मुसल्लत हैं 75 सालों से। और मैं समझता हूँ अगर
अभी मौका है अवाम के पास, जमात इस्लामी को आगे लेके आए, मसाइल का हल भी करेगी और खुशहाल पाकिस्तान का दामन भी होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह हम तरीके लबैक को दे रहे हैं। अल्लाह और रसूल के लिए वोट दें। पहले हम 70 साल हो गए हैं देखते हुए इनको, तो जब वोट होते हैं तो हमारी कुकड़ी भी मर जाती है, मुर्गी भी मर जाती है, तो फिर ये लोग आ जाते हैं। इस बार तरीके लबैक को दें, इंशाल्लाह हमारी तवक्को पे पूरी उतरेगी। नून लीग को देंगे जी, डॉक्टर तारक फजल चौधरी को इंशाल्लाह इस हल्के से। लीग अच्छी है, मुल्क के अंदर का उनके आने से बेहतरी होगी। हम दे रहे हैं, सोच रहे हैं कि इंशाल्लाह ताला अगर महंगाई पे कंट्रोल करेंगे तो यही जमात करेगी। नवाज शरीफ को बस हमारी दिल लगी है नून लीग से। अभी तक फैसला नहीं किया किसको देंगे। 8 फरवरी को हम इंशाल्लाह वोट देंगे इमरान खान को। ये हमारे से बड़ा छीन लिया है, बड़ा ज्यादा किया है। हम पूरा फैमिली उसी को सपोर्ट कर रहे हैं और सपोर्ट करते रहेंगे। वोट डाले जी इंशाल्लाह ज़रूर। किसको डाले? तरीके लब्बैक को इंशाल्लाह। आपके हल्के में कौन है कैंडिडेट? अभी उन्होंने अनाउंस नहीं किया हुआ हमें, लेकिन इंशाल्लाह तरीके लब्बैक करेंगे इंशाल्लाह। पीटीआई। आपके हल्के का कैंडिडेट कौन है? बुखारी साहब पैराशूट निशान है। आपको निशान का भी आइडिया है? जी। और आप किसको डाले? मैं भी बुखारी साहब को, अली बुखारी साहब को पीटीआई को सपोर्ट कर रहा हूँ। हल्के के मसाइल साहिब आपके सामने सारे हर चीज़ देख लें। इस सीजन में देखें, वो भी गैस के मसाइल हैं। गैस अक्सर नहीं होती इन दौरान, इन दिनों में। बाकी आप देख लें उसके सारे सीडीए के जो है काम, रोड्स वगैरह को देख लें आप। तो आपको लगता है कि अली बुखारी साहब यहाँ के काम करेंगे? देखें इंशाल्लाह, हमें तो उम्मीद है, हम उम्मीद के साथ उनके साथ चलेंगे। एक अच्छी उम्मीद के साथ चलना चाहिए। तो आप देख रहे थे अभी नाज़रीन के, हालांकि हम एक ही हल्के पर ये मुश्तमिल था, जो तमाम लोगों का फीडबैक आया जो कह रहे थे कि किसको वोट देंगे, फिर भी एक हल्का है, लेकिन उसमें पाकिस्तान के हवाले से जो एक सियासी सूरत हाल है उसकी बाय एंड लार्ज अक्कासी होती है। और देख रहे थे आपके नवाज शरीफ साहब की भी ठीक ठाक सपोर्ट थी, पीटीआई की भी बड़ी कन्विक्शन के साथ जो लोग कह रहे थे पीटीआई को और इमरान खान को वोट देंगे, वो भी आप देख रहे थे काफ़ी तादाद में थे। यहाँ जो दिलचस्प बात थी वो ये कि टीएलपी के कैंडिडेट की भी बड़ी बात हो रही थी। इंडिपेंडेंट मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर हैं, अभी ज़्यादा बात तो नहीं आपने सुना है कि उन्होंने अपनी बड़ी मुतहरिक की हुई है जो कैंपेन है वो, लेकिन पीटीआई और पीएमएलएन आप देख रहे थे कि बड़ी क्लियरली लोग सपोर्टर्स हैं वो। और पीएमएलएन के बड़ी तफसील में जब बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि जी नवाज शरीफ साहब ने काम करवाया, इस पार्टी ने काम किए, इसे सपोर्ट देंगे। और पीटीआई के जब लोग बात करते हैं बाकी सब चोर हैं। तो थीम्स जो आपको पाकिस्तान के और इलाकों में जनरली मिलती हैं, तो केपीके में मिलती, पंजाब में वैसे यहाँ मिलती है। बलूचिस्तान का जाहिर है मामला कुछ और है। सिंध में पीपल्स पार्टी की ख़ास तौर पर इंटीरियर सिंध में लीड होती है, जो हिस्टोरिकली हमने देखा है। अब चलते हैं ज़रा इलेक्शन का जो इस वक्त माहौल है और जो इन्वायरमेंट है जिसमें इलेक्शन लड़ा जा रहा है, और कोशिश करेंगे कि हम NA47 के कैंडिडेट से भी बात कर लें। हमारे साथ इस वक्त काशिफ चौधरी साहब हैं, उनका ताल्लुक जमात इस्लामी से है। सिब्तुल हैदर साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे पीपल्स पार्टी से। हमारे साथ नाज़रीन सीनियर जर्नलिस्ट एनालिस्ट हैं मोहम्मद मालिक साहब। आपको मालूम है कि ही इज़ बीन कवरिंग इलेक्शंस फॉर अ वाइल, तो इनसे भी ओवरऑल सिचुएशन जो है उस पर बात करते हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का हमें। काशिफ चौधरी साहब ये बयान कीजिएगा कि हम देख रहे थे अभी लोगों से जो बात हुई है, छोटा सा एक सैंपल था, लेकिन कोई जमात इस्लामी के हवाले से हमें ये कुछ पता नहीं चला ज़्यादा कि सपोर्ट बेस कितना है। आप बताइएगा, आप तो शायद दूसरी मरतबा यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। मैं पहली मरतबा इलेक्शन लड़ रहा हूँ जी। अल्हम्दुलिल्लाह NA47 के अंदर इस वक्त हर तरफ ये हवा है कि अब सब पार्टियों को आजमा चुके हैं, अब सिर्फ जमात इस्लामी की बारी है। और 76 साल के अंदर इक़्तिदार में रहने वाली इन पार्टियों ने, चाहे मुस्लिम लीग नून हो जो 4 दफा इक़्तिदार के अंदर रही, लेकिन उनकी अपनी जायदाद, अपने कारोबार, अपने महल्लात में तो इजाफा हुआ, अवाम को गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी के अलावा कुछ भी नहीं मिला। इसलिए अब इस हल्के के अंदर तो हर तरफ तराजू की हवा है। लोग ये समझते हैं कि इस मुल्क के अंदर एक दयानतदार, ईमानतदार, खिदमत गुजार, लोगों के मसाइल को हल करने वाली क़यादत की ज़रूरत है। और मैं आपके गोश गुजार ये करना चाहता हूँ कि ये हल्का
जिसके अंदर ऐवान सदर और वजीर आजम हाउस मौजूद है, वसाइल से माला माल इस इस्लामाबाद का ये हल्का मसाइलिस्तान बना हुआ है। इस हल्के के अंदर तालीम, सेहत की सहूलतें ना होने के बराबर हैं। इसी तरीके से इस हल्के के अंदर अगर मैं बिजली और गैस की बात करूं, इस हल्के के अंदर मैं कच्ची गलियां, नापुख्ता सड़कें, टूटी हुई सीवरेज लाइनें, बदबू और गंदगी, ताफन उठते हुए गंदगी के ढेर, ये हुक्मरानों की कारकर्दगी का मुंह चढ़ाते हैं। इसी तरीके से इस हल्के के अंदर शहरी इलाका हो या देही इलाका हो, पूरे हल्के के अंदर आप कहीं पे भी चले जाइए तो खंडरात का मंजर ये इस्लामाबाद पेश करता है। देही इलाके के अंदर तो सहूलतें ना होने के बराबर हैं, और शहरी इलाका उसके अंदर भी पीने के साफ पानी का मसला है, उसके अंदर नौकरियों का मसला है, उसके अंदर इस्लामाबाद के जो मालकान हैं उनका मसला है, उसके अंदर महंगाई का मसला है। गर्ज एक आम आदमी के लिए, मुतवसत तबके के आदमी के लिए अपनी सफेद पोशी का भरम कायम रखना मुश्किल हो चुका है। लोग बिजली के बिल नहीं दे पा रहे, लोग गैस के बिल नहीं दे पा रहे, आटा, चीनी, दाल, चावल इतनी महंगी हो चुकी कि लोग अपने किचन नहीं चला पा रहे। जी, मेरा ख्याल है कि काशिफ चौधरी साहब आपने बड़ी तफसील में बयान किया। बिल्कुल एन दुरुस्त बात है कि ये शहर इख्तदार में हल्का मौजूद है, लेकिन ये यही मसाइल हैं और बड़े बुनियादी मसाइल हैं। ये इस पर थोड़ा सा मालिक प्लीज़ कम इन ऑन दिस। एक तो पहले हल्के के हवाले से जो बात करें बिल्कुल दुरुस्त है, ये मसाइल हैं, तो योर कमेंट के 30-35 साल से जो लोग इलेक्ट हो रहे हैं इस हल्के से, वो क्या कर रहे हैं? पहले तो यही मसला है नसीम ने तमाम मेहमानों से बसद एहतराम कि ये जो मसले बताए हैं सारे लोकल बॉडीज के हल करने वाले मसले हैं, ये नेशनल असेंबली के लेजिस्लेटर्स के मसले हैं ही नहीं। आप चले ओवरऑल इकोनॉमिक पॉलिसीज की बात करें, महंगाई की बात करें, सड़क टूटी हुई है, ये है मसला। तो यही है हमारे मुल्क का कि रोल ही नहीं हम समझ पा रहे कि नेशनल असेंबली में जब आप मेंबर बन के जाते हैं तो आपका काम है ब्रॉडर पॉलिसीज डिस्कस करना, इकोनॉमिक पॉलिसी क्या होगी, फॉरेन पॉलिसी क्या होगी, किस किस्म की आपकी ब्रॉड पॉलिसीज होंगी। हम मोरी मेमोरी से नहीं निकल रहे। ये पहले तो खुद समझ जाएं कि जिसने नेशनल असेंबली का इलेक्शन लड़ना है उसने लड़ना क्यों है। सो इसीलिए ये मसाइल हैं, बिकॉज हमें अपने रोल्स क्लियर नहीं आते। सो जहाँ तक ये मसाइल हैं, हमने देखा है कि देखिए, मैं जमात इस्लामी की इसलिए तो इज्जत करता हूँ कि शायद ये वाहिद जमात है जिसके अंदर वाकई जमहूरियत है। आप अपना इलेक्शन खुद नहीं लड़ सकते, आपका एक तरीका है किसी का अमीर मुंतखब होने का। इस तरह पीपल्स पार्टी में नहीं है कि अगर आप भुट्टो हैं तो आप ही बनेंगे, मुस्लिम लीग में से नवाज शरीफ साहब बनेंगे, ANP में सिर्फ अली खान का खानदान बनेगा। कम अज कम ये चीज़ ये नहीं है। लेकिन हमारी मजहबी जमातें जितनी हैं, ये सड़क पे इनकी ताकत ज्यादा है और पार्लियामान के अंदर बहुत कम है। इसकी तो आखिर वजह है ना, इनको खुद भी इसका अहाता करना चाहिए। अच्छा, ये मालिक आपने बड़ी एक दिलचस्प बात की और अहम बात की कि ये जो लोकल बॉडीज के मसाइल हैं उनको हल करने के लिए नेशनल असेंबली में आने की ज़रूरत नहीं। हमारे साथ नाज़रीन PMLN के कैंडिडेट हैं तारिक फजल चौधरी साहब। बहुत शुक्रिया तारिक साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। ये अभी मालिक का जो कमेंट है वो कह रहे हैं कि जी जो मसाइल हैं उनको हल करने के लिए आपको नेशनल असेंबली में तो जाने की ज़रूरत नहीं है, ये तो लोकल बॉडीज़ के लेवल पर हल होने चाहिए मसले मसाइल। जी तारिक साहब। मैडम, इसके हवाले से मैं एक बात करना चाहता हूं, अगर आप इजाजत दें। जी, हम कोशिश करते तारिक फजल चौधरी से हम करेंगे, फिर से राब्ता कायम करें उतनी देर। जी जल्दी काशिफ साहब। देखिए, जमात इस्लामी बड़े वाज़ेह तौर पर ये मंशूर दे चुकी है कि हम इक़्तिदार में आएंगे तो शहर इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात करवाएंगे। वो बल्दियाती इंतखाबात जो इंतजामी और माली तौर पर खुद मुख्तार होंगे और उन इदारों के जरिए जो गली मोहल्ले के मसाइल हैं उनको। आपकी बड़ी पोजीशन जो है क्लियरली आपने कन्वे कर दी। हम NA 47 पर बात कर रहे थे। जी अच्छा, तारिक फजल चौधरी साहब जरा बताइएगा कि मालिक अभी बात कर रहे थे, उन्होंने कहा जी ये जो मसले मसाइल हैं जो शहर के हवाले से हैं, पानी की निकासी, पानी की नॉन अवेलेबिलिटी, टूटी हुई सड़कें, तो इसके लिए उन्होंने कहा कि नेशनल असेंबली में आने की क्या ज़रूरत है, ये तो लोकल बॉडीज़ के लेवल पर हल होने चाहिए।
دیکھیں جی، انہوں نے بالکل صحیح کہا ہے کہ یہ جو مسئلے مسائل ہیں یہ لوکل باڈیز کے ہی ہیں، اور اسلام آباد میں بھی جب 2015 میں لوکل باڈیز کے الیکشن ہوئے اور پاکستان مسلم لیگ نون کے پہلے میئر یہاں سے منتخب ہوئے، تو اس وقت ہم نے باقاعدہ ایک لیجسلیشن کے ذریعے پی ڈی اے کے وہ تمام ڈپارٹمنٹس جو واٹر سپلائی ہے، سینیٹیشن ہے، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ہے، ڈی ایم اے ہے، ٹیکس کلیکشن ہے، یعنی اس نوعیت کی جس سے جو شہری آبادی براہ راست منسلک ہوتی ہے، وہ ساری میٹروپولیٹن کارپوریشن کے حوالے کر دی. یہ بالکل ٹھیک بات ہے، لیکن ہمارے جو اسلام آباد کے پاکستان کے طول و عرض میں ابھی بھی یہ ٹرینڈ موجود ہے کہ جو ترقیاتی فنڈ ہوتے ہیں وہ ایم این ایز کو دیے جاتے ہیں اور وہ اپنے علاقے کی اس سے ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس جو ہیں وہ اپنی نگرانی میں کرواتے ہیں. لوکل باڈیز پاکستان میں کسی بھی دور میں وہ تمام اختیارات جو کہ دنیا کے دیگر ممالک میں لوکل باڈیز کو حاصل ہیں، وہ کسی بھی دور میں ان کو وہ نہیں مل سکے یا وہ صحیح ایکسرسائز نہیں کر سکے، جو بھی وجہ ہے. لیکن یہ کام اگر پورے ملک میں لوکل باڈیز کے حوالے کر دیے جائیں تو میرا خیال ہے کہ یہ گلی محلے کی سطح کے اوپر مسئلے حل ہو جائیں گے، لوگوں کی زندگی میں بھی بہتری اور سکون آئے گا، اور ایم این ایز کا اور ایم پی ایز کا جو صحیح کام ہے، جو لیجسلیشن کا ہے، جو نیشنل لیول کے ایشوز ڈیل کرنے کا ہے، بہتر طور پہ کر سکیں گے. جی تو مالک اگریمنٹ ہے on what you were saying basically. مالک یہ بتائیں کہ اگر ہم اس پر ہم سوئچ کریں ذرا کہ جو انوائرمنٹ ہے الیکشنئرنگ کی، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ جگہ سے شکایات آ رہی ہیں. میں طارق فضل چودھری صاحب سے بھی بات کروں گی اس پہ، لیکن یور اوور آل کامنٹ کہ جس انوائرمنٹ میں الیکشن ہو رہے ہیں. نہیں ایک سے میں بات، ڈاکٹر طارق فضل بڑے پروگریسو آدمی ہیں اپنی پارٹی میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں، ہمارے دوست ہیں. لیکن میرا سوال ان سے پوچھتا، جب انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہو نہیں پایا، یہ کیا نہیں گیا. یہ اگر لاہور ہے تو لاہور چاہتا ہے کہ پورا پنجاب قابو رکھے، ایک ڈپٹی سیکرٹری بیٹھ کے پورے لوکل باڈیز کی منسٹری چلا کے اور فیصلے کرتا ہے. کوئی امر مانے نہیں تھا. آپ نے نیشنل فائنانس کمیشن میں روز آپ لڑائیاں سنتے ہیں. جب ان کی گورنمنٹ دی تھی پنجاب میں، کیا اس نے پروونشل فائنانس کمیشن بنایا؟ نہیں بنایا. کیا پیپلز پارٹی نے بنایا؟ نہیں بنایا. کیا کے پی میں بنا؟ نہیں بنا. یہ نیشنل اسمبلی کے ممبرز کو ملیں کیوں فنڈز یار؟ کیوں ملیں ان کو؟ یہ کیوں پروجیکٹس کی نگرانی کریں؟ یہ تو گراس روٹ لیول پہ ہونا چاہیے. یہ سسٹم کہیں بنا نہیں ہوا ہے. سسٹم کو جان کیسے بنایا گیا ہے کہ ایم این ایز کو چیزیں ملیں، ایم پی ایز کو ملے اور وہ اپنا اسٹرینگل ہولڈ لگیں، لوگ جائیں جہاں مرضی اپنے گزارا کریں. سو یہ ڈیلیبریٹ ایک سسٹم میں رکھا گیا ہے. اس میں کوئی قدرتی آفات نہیں ہے، بارش یا بجلی نہیں گری ہوئی. یہ بدنیتی ہے اس نظام میں، تاکہ پولیٹیکل پارٹیز کے جو لیڈرز ہیں ٹاپ، وہ کیونکہ ان عہدوں پہ ہیں جہاں پہ وہ چاہتے ہیں کہ فائنانس ریسورسز ان کے کنٹرول میں رہیں. ہاں، تاکہ ڈاکٹر طارق فضل صاحب کو بھی کل کو جا کے اپنے وزیر اعظم سے یا اپنے فائنانس منسٹر کی ذرا اچھی بکس میں ہوں گے تو ان کے حلقے کے لیے پیسے ملیں گے، اور تبھی ان کو ان کی ہر بات جائز ناجائز ماننی بھی پڑے گی، چاہے دل سے مانے یا مجبوری سے مانے. لیکن اگر لوکل گورنمنٹ کے پاس قانون کے مطابق فنڈز جائیں تو پھر یہ لوگ بھی زیادہ آزادانہ اپنی رائے آزادانہ کام کر سکتے ہیں. ہم NA47 پر بات کر رہے تھے حلقے پہ. اب ہم ذرا کنکلوڈنگ کامنٹس لیتے ہیں اپنے دو پارٹیسپینٹ سے کہ جو الیکشن کی اس وقت جو ماحول بنا ہے، جو انوائرمنٹ ہے جس میں الیکشن ہو رہا ہے، اس کے بارے میں پوچھتے ہیں. جی ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب ذرا بتائیے گا کہ کیمپیننگ کے حوالے سے کوئی، حالانکہ آپ کی پارٹی کے تو سب کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ان کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسئلے تو اور پارٹیز کے لیے، اس کے لیے آپ بتائیے آپ کی کیسی چل رہی ہے کیمپیننگ؟ جی الحمدللہ کمپین بہت اچھی چل رہی ہے. جی NA47 جو ہے ہمارا اسلام آباد کا، یہ پاکستان کا آپ یہ کہیں کہ سب سے یونیک حلقہ ہے، کیونکہ اس میں دا موسٹ ڈیولپڈ ایریاز آف پاکستان، ہمارا جو سیکٹر ایریا ہے F6 F7 F8 I8 G8 وہ بھی موجود ہیں، اور دا موسٹ انڈر ڈیولپڈ ایریاز جو ہیں وہ بھی اس ایریا میں موجود ہیں. مثال کے طور پہ ہمارے چرا، تمیر، یہ دیہات ہیں، میرا بیگوال، پنڈ بیگوال، مراکو، اس طرف نلور، علی پور فراش، یہ سارے وہ علاقے ہیں کہ جہاں پہ ابھی زندگی کی بنیادی سہولیات جو ہیں ابھی تک
یا تو پہنچائی نہیں جا سکی، اور اگر ان ایریاز میں پہنچائی بھی گئی ہیں تو جس تیزی کے ساتھ اسلام آباد کی ایکسپینشن ہوئی ہے، مسائل بھی اسی تیزی کے ساتھ بڑھے ہیں. کمپین ہماری بہت اچھی جا رہی ہے، رسپانس از ویری پازیٹیو. 21 اکتوبر کا جو جلسہ لاہور کا ہوا میاں نواز شریف صاحب کی آمد کے بعد، ایک بہت شاندار مومنٹم اس وقت سے پارٹی کے اندر ایک جوش و خروش دیکھنے میں آیا تھا، اور ابھی تک ہم اس مومنٹم کو برقرار رکھے ہوئے ہیں. میاں نواز شریف صاحب 2-3 دن سے ذرا بہت سی چہمگوئیاں ہو رہی ہیں، کیونکہ انہوں نے 2 جگہ آنا تھا، وہاں نہیں آئے، پہلی تقریر بھی کی تو بہت چھوٹی سی کی. کچھ آپ کہنا چاہتے ہیں اس پر پارٹی کے بہاف پہ، کیونکہ بہت سی باتیں ہو رہی ہیں اس پہ؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ الیکشن شیڈیول اتنا ٹائٹ تھا کہ ٹکٹوں کی ہماری تقسیم وہ ابھی 13-14 تاریخ کو فائنل ہوئی ہے، اور اس میں ظاہر ہے تمام امیدواروں کے انٹرویوز میاں نواز شریف صاحب نے پورے پینل کی سربراہی کرتے ہوئے خود لیے ہیں. اب اس کے بعد پورا ایک شیڈیول مرتب کر دیا گیا ہے جس میں ہماری تمام سینئر قیادت پاکستان کے مختلف اضلاع میں جلسے کرے گی، اور جو پارٹی نہیں طارق فضل چودھری صاحب، یہ تو میاں صاحب شیڈیول میں تھے نا 2-3 جگہ، جس میں سے 2 میں وہ گئے نہیں، ایک میں کینسل ہو گیا، تو اسی لیے میں بات کر رہی ہوں، شیڈیول کے حوالے سے ہی بات کریں. نہیں، کینسل ہونے کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ہر پارٹی کے پروگرام جو ہیں وہ 100% جو شیڈیول میں دیے جاتے ہیں اس میں تبدیلی بھی ہوتی ہے، تاریخیں بدل جاتی ہیں، لیڈرشپ بعض اوقات کسی وجہ سے شرکت نہیں بھی کر پاتی. تو یہ دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کی جماعت کے خلاف لوگوں کو بات کرنے کے لیے کوئی سالڈ مٹیریل ہو تو وہ اس پہ بات کرتے ہیں، جب سالڈ مٹیریل نہ ہو تو وہ اس طرح کی باتیں شروع کر دیتے ہیں. اچھا، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہانہ بازی کر کے کریں، تو مالک سے لے لیتے ہیں. جی مالک سے ذرا کامنٹ اس پہ لیتے ہیں بیفور وی کنکلوڈ. جی مالک. مخالف بات کرنے کے لیے مخالف کا ہونا بھی ضروری ہے نا. ابھی مریم بی بی کہیں اسپیچ کر رہی تھی تو مریم بی بی نے جلسے میں کہا کہ بتاؤ ہمارے سامنے کون رہ گیا ہے، تو کوئی رہ ہی نہیں گیا. ایک پی ٹی آئی تھی تو وہ جو اوپر آتا ہے یا وہ غائب ہے یا تائب ہے، اور ابھی بھی ہم روز دیکھتے ہیں چیزیں جو ہو رہی ہیں. تو یہ تو ایک واک اوور ہے. دیکھیے جب آپ میدان میں اکیلے بھاگ رہے ہو، چل بھی رہے ہو، تو لگتا ہے جیسے آپ بھاگ رہے ہیں. حیرانی اس بات کی ہے کہ اتنی جو بساط بچ گئی ہے یا بچھائی گئی ہے، اس کے بعد بھی بڑی ٹینٹیٹیولی موو کر رہے ہیں جیسے ابھی بھی شور نہیں ہے. اور میرا تو خیال ہے کہ یہ ابھی ان کی پارٹی میں بھی یہ بھی فیصلہ ہونا ہے کہ اگر کولیشن گورنمنٹ کا ماحول بنتا ہے تو کیا میاں صاحب لیڈ کریں گے یا شہباز صاحب لیڈ کریں گے. ابھی تک اوپر سے تو ٹھیک ہے میاں صاحب ہی کینڈیڈیٹ ہیں، لیکن یقین مانیے سو یہ بھی وہاں پہ بحث چل رہی ہے کہ کون سے فارمولے میں کون آگے آئے گا. سو بہت سے چیزوں پہ سوالیہ نشان ہیں ابھی، ورنہ جس طرح بساط بچھی ہوئی ہے یہ آپ کو بھی پتا ہے، ہمیں ہی پتا ہے کہ سامنے نظر آ رہا ہے واضح طور پہ کہ مسلم لیگ سب سے بڑی جماعت بن کے ابھرے گی، اور اس کے بعد کس طرح کی کولیشن بنتی ہے وہ سامنے آئے گا. جہاں تک شیڈیول کی بات کر رہے تھے طارق بھائی، تو آپ یہ دیکھیے بلاول بھٹو کے پاس بھی ایک شیڈیول ہے، لیکن وہ آپ کو روز 3 جلسے کرتے نظر آ رہے ہیں. وہ ہر جگہ ان کی پارٹی صحیح الیکشن موڈ میں اگر نظر آتا ہے تو صرف پیپلز پارٹی ہے. تو کیا ان کے لیے الیکشن ٹائٹ نہیں تھا؟ صرف یہ ہر چیز پی ایم ایل این کے لیے ایک مسئلہ کیوں ہو جاتی ہے؟ اچھا جی، چلیں جی اسی پر پروگرام ختم کرتے ہیں. ناظرین دیکھیں گے ہوتا کہ جیسے الیکشن قریب آئے گا اور چیزیں کلیئر ہوتی جائیں گی. ہم اگلے ہفتے آپ کو ملیں گے اور کنسٹیچوئنسیز میں آپ کو لے کے چلیں گے. ہماری طرف سے اتنا ہی. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.